अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मोहम्मद वगैरह में कुछ आमद। जनाब जनरल आसिफ गफूर साहब इस वक्त शदीद तरीन मुश्किल में आ गए हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहना ना जी ऐसी थां ले जा गए जहाँ पे खड़ा कर दिया है जहाँ से अब उनके लिए जो सूरत हाल है उससे उदावरा होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस नई जिम्मेदारी के साथ साथ, इस नई मुश्किल के साथ साथ, इस नए चैलेंज के साथ साथ जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने आसिफ गफूर साहब को ये मेरा ख्याल है कि पैगाम भी दे दिया है कि अब आपके पास वो जो कहते हैं ना लीकेज ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ नो मोर रिक्वायर्ड कि या इज़ नो मोर टॉलरेटेड, कि किसी भी तरीके से मालूमात का अफशा होना और ख़ास तौर पर खुफिया मालूमात का बाहर निकलना या वो जो चीज़ें प्लान की गई हैं उस सारी की सारी प्लानिंग को नज़रअंदाज कर देना या उस प्लानिंग के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद ना करना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ होने जा रहा है वो एक बाज़ाब्ता तौर पर एक सोचा समझा मंसूबा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से लाहौर और कराची के जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके नुमाइंदों से मुलाकात एक सोचा समझा और एक वेल कैलकुलेटेड इक़दाम है। ना सिर्फ ये एक सोचा समझा और वेल कैलकुलेटेड इक़दाम है बल्कि अब इसके फॉलोअप के तौर पर भी लाहौर और कराची के कोर हेडक्वार्टर्स में मुलाकातों का एहतमाम किया जा रहा है। कराची के जो है कोर हेडक्वार्टर वहाँ पर मुलाकात होनी है आज, जबकि लाहौर के कोर हेडक्वार्टर में मुलाकात होनी है कल, और इसमें वही ताजर नुमाइंदों ने शिरकत करनी है जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात की थी। इसका मतलब यह है कि ये फॉलो अप भी उसी मुलाकात का तसलसल है जिसके बारे में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और अगर आपको इस इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब चाहिए तब आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आज इस्लामाबाद में भी दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत की दरख्वास्त को न सिर्फ मंजूर कर लिया है, उनको फौरी तौर पर रिहा करने का ऑर्डर भी दे दिया है और उनकी लाहौर से गिरफ्तारी के बारे में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसका मतलब यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से सिस्टम में कुछ गुंजाइश डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब कवानीन के हवाले से जो 3 रुकनी बेंच था उसने अपनी समाअत को मुकम्मल करते हुए इस मुकदमे के फ़ैसले को महफूज कर लिया है और इस मुकदमे के फ़ैसले को महफूज करते हुए जनाब मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि वो इस केस के बारे में एक मुख्तसर लेकिन स्वीट फ़ैसला जारी करेंगे। अब ये शॉर्ट एंड स्वीट का जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बहुत ही ज़्यादा मनीखेज़ है। स्वीट का मतलब ये है कि एक ऐसा फ़ैसला दिया जाएगा जो सबके लिए काबिल कबूल होगा, और मुख्तसर इस वजह से कि अगर वो तफसीलात में जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा सवालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इस मुकदमे की तमाम तर कार्रवाई को, इस 3 रुकनी बेंच की तमाम तर कार्रवाई को ओवरलैप कर दिया था या अंडर शेडो कर दिया था जनाब मंसूर अली शाह साहब ने, जिन्होंने 2 जज साहिबान जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जिस तरीके से जाकर ख्वाजा हारिस साहब और दीगर की पुष्ट पनाही कर रहे थे उसको तो मुकम्मल तौर पर ही ना सिर्फ एक्सपोज कर दिया था बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे सीरियस सवालात भी खड़े कर दिए थे जिनका जवाब हासिल करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा था। नैब तरमीम केस के फैसला महफूज होते हुई जनाब चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब का ये कहना था कि वो अपनी रिटायरमेंट से कबल इस केस का फैसला सुनाएंगे, और उनका ये कहना था कि जनाब रियासती असासे की करप्शन, स्मगलिंग या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके ऊपर आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान किधर हैं, तो उस पर यह जवाब दिया गया कि जनाब वो मुल्क से बाहर हैं, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये बात कही गई कि वो सवालात का जवाब देंगे और उनका जो जवाब है वो भी अदालत में जमा कराएंगे। इम्पॉर्टेंटली इस कानून का बुनियादी तौर पर चूँकि ताल्लुक़
जाके जुड़ता है बिजनेस कम्युनिटी के साथ, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले नैब कवानीन में तरमीम का ऐलान किया था, ये कहते हुए कि जनाब बिजनेस कम्युनिटी को इसके हवाले से शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारी जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, कराची के अंदर मुझे याद उन्होंने तकरीब से खिताब किया था, ये जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये इस वजह से मुतासर हो रही हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी बिजनेस कम्युनिटी को नैब की तरफ से ख़तरात लाहक होते हैं कि ये हर काम में मुदाखलत करेंगे, लिहाजा नैब के रोल को मिनिमाइज़ करना चाहिए। और फिर इसी सीक्वेंस को लेके आगे बढ़ा गया। अलबत्ता आज के इस केस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट पेशरफ थी वो रिपोर्ट थी जो पेश की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें ये बात का जिक्र किया गया कि कौन कौन से बंदे ने इन नैब कवानीन में तब्दीली का फ़ायदा उठाया। तो बताया ये गया है कि 2 इम्पॉर्टेंट ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया और अपने मुकदमात को ख़त्म कराया, जिसमें से एक हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और दूसरे हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिन्होंने अपने अपने रेफरेंसेस नए नैब कवानीन के तहत ख़त्म करवाए थे और वो जो अदालतें हैं उन्होंने इस पर कार्रवाई रोक कर इन रेफरेंसेस को वापस भिजवा दिया था नैब के पास, और नैब ने ये रेफरेंसेस को फर्दर कार्रवाई के लिए या किसी अप्रोप्रिएट कार्रवाई के लिए किसी और मुनासिब फोरम तक नहीं भेजा, ये कहते हुए कि जनाब अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके ज़रिए हम इस बात का तयन कर सकें कि ये रेफरेंस कहाँ पर जाएंगे। और आज की समाअत में इसी हवाले से भी गुफ्तगू हुई और ये बात वहाँ पर कही गई, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब कार्रवाई तो ज़रूर होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नैब के ऑफिस में कोई बंदा मर्डर हो जाए, कत्ल कर दिया जाए, तो हम ये कहें कि जनाब चूँकि ये नैब के ऑफिस के अंदर मर्डर हुआ है लिहाजा इसकी सुनवाई किसी और जगह पर नहीं होगी और इसके लिए कोई अलग से लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है। जो नैब है उसे चाहिए कि वो करप्शन के केसेस को, अगर सरकारी करप्शन है तो उसको FIA को भेज दे, बाकी को एंटी करप्शन के पास भेज दे, ताकि उसके ऊपर तहकीकात का जो अमल है वो जारी रह सके। अलबत्ता ये जो फ़ैसला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल होगा, क्योंकि ये फ़ैसला इस बात का तयन करेगा कि जनाब इस केस के अंदर किसको बचाने की कोशिश की गई, क्योंकि इसी समाअत के दौरान इमरान खान साहब की तरफ से भी कोई पैगाम था जो ख्वाजा हारिस साहब ने पढ़ कर सुनाया जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उनका ये कहना था कि जनाब अगर मैं भी चाहूँ तो नैब के नए कवानीन के तहत रिलीफ हासिल कर सकता था, लेकिन मैंने ये रिलीफ हासिल नहीं किया और मैं लिख के दिया नैब अदालतों को कि जनाब मैं पुराने कानून के तहत ही जो केस हैं उनकी समाअत चाहता हूँ। बड़ा अच्छा जेस्चर था इमरान खान साहब के, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। अलबत्ता ये केस का फैसला अब यकीनी तौर पर इसका जो है वो इंतज़ार रहेगा और देखना पड़ेगा कि इसका फ़ैसला किस जगह पर होता है, क्योंकि ये जो बिज़नेस कम्युनिटी के जो रिजर्वेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक नैब की तरफ ही आ रहे थे। और अगर आपको याद हो तो जो मुख्तलिफ लोगों ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की थी कराची और लाहौर में, उनकी तरफ से कल मुख्तलिफ TV टॉक शोज़ के अंदर इस बात का इजहार किया गया कि आर्मी चीफ ने इस बात की यकीन दहानी कराई है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने नदीम मलिक साहब के शो में इस बात का जिक्र किया समर TV पर कि आर्मी चीफ ने इस बात की यकीन दहानी कराई है बिज़नेस कम्युनिटी को कि ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है अब ये जो सरमायाकारी का जो एक इम्कानात हैं बढ़ने के, इसको इसी फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत ही इसको मॉनिटर किया जाएगा और ये इन्वेस्टमेंट के तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो हैं ये वन विंडो ऑपरेशन के तहत होंगे, ताकि नैब और ब्यूरोक्रेसी किसी भी तरीके से इस प्रोसेस में ना रुकावट डाल सके और ना ही रेड टेप कर सके। और इसी शो के अंदर जनाब इरफान शेख साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पॉलिटिकल करप्शन के ऊपर भी हाथ डालने का फैसला किया है, इंदिया दिया है उन्होंने इस बात का कि जनाब वो पॉलिटिकल करप्शन को भी कटहरे में लाएंगे, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा और इस मरतबा सख्त किस्म का हाथ डलेगा इन तमाम लोगों पर जिन्होंने अपने ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि आर्मी चीफ ने इस बात का जिक्र किया कि
वो लोग जो आज से कुछ अरसा पहले 7, 8, 10 साल पहले जो लोग मोटरसाइकिलों पर घूमा करते थे, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और अरबों रुपए के असासों के मालिक हैं। ये आर्मी चीफ ने ये बात कही ये जो है इरफान शेख साहब के मुताबिक, और उन्होंने फिर नदीम मलिक साहब ने उनको इंटरप्ट किया और इस तरह का उन्होंने जिक्र किया कि जनाब इनमें से कुछ लोग जो है वो साबिक वज़राए आला हैं पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, कुछ लोग जो हैं वो गवर्नर रह चुके हैं सिंध के, कुछ लोग ऐसे हैं जो नेशनल असम्बली के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन में रह चुके हैं। तो उन्होंने इशारे दिए, मेरा ख्याल है कि उनके जो इशारे थे वो साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की तरफ था, उनका इशारा जनाब उस्मान बुज़दार की तरफ था, उनका इशारा महमूद खान की तरफ था, उनका इशारा परवेज़ खटक की तरफ था, उनका इशारा असद कैसर की तरफ था, उनका इशारा मुराद सईद की तरफ था। इस तरह के जो लोग हैं यकीनी तौर पर अगर माजी करीब की बात देखें तो यही वो लोग हैं जो आज से 8-10 साल पहले सियासत के अंदर परवेज़ खटक साहब के अलावा इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि पॉलिटिकल करप्शन हुई है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हुई है। और ये बात भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्मगलिंग है उसने बहुत ही ज़्यादा जो घेरा है पाकिस्तान की इकॉनमी को, उसको घेर लिया है अपने ना शिकंजे के अंदर। और शायद यही वजह है कि जनरल आसिफ गफूर साहब जो कोर कमांडर पेशावर हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले जो मुलाकातें हुई थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था, वो जो 10 निकाती आसिम डॉक्ट्रिन थी उसके अंदर इसी बात का जिक्र किया गया था कि ये जो स्मगलिंग है और डॉलर की स्मगलिंग है इन दोनों को रोका जाएगा, चमन के बॉर्डर के ज़रिए अफगानिस्तान को और ईरानी बॉर्डर के ज़रिए पेट्रोल की स्मगलिंग को। और इसकी स्मगलिंग के नतीजे में जो मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है उसको जो है वो रोका जाएगा। और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी अब ये जिम्मेदारी बनेगी जिसको हेड करेंगे जनाब आसिफ गफूर साहब कि वो मुकम्मल तौर पर अब इस स्मगलिंग के रास्तों को रोकें और ये जो पब्लिक एक्सचेकर है, अवामी सरमाया है, इसकी मुंतकली को भी रोका जाए क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे ऑपरेशंस माजी में कामयाब नहीं हुए। आसिफ गफूर साहब को कोर कमांडर पेशावर बने हुए अब काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन इस दौरान ही हमने चीनी की स्मगलिंग देखी जिसकी वजह से अभी जो चीनी की कीमतें हैं वो आसमान तक बातें कर रही हैं। सिर्फ कोयटा में और चमन बॉर्डर के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पर जो चीनी की कीमत है वो आज में जनाब 230 रुपये किलो है कोयटा और चमन में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शॉर्टेज है इस वजह से है कि यहाँ पर शुगर मिल्स कार्टल्स ने पहले एक साजिश के तहत यहाँ से चीनी को एक्सपोर्ट किया, ये कहते हुए कि ना बड़ी चीनीयत है, कीड़े खा जाएंगे, शुगर हो जाएगी लोगों को, चीनी हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए ताकि हम डॉलर्स लेके आएँ। डॉलर्स की आपको पता है इस वक्त तो एक डॉलर की बड़ी वैल्यू है। वो चीनी एक्सपोर्ट कराई, बल्कि जिस बारे में कहा गया था कि जनाब ये चीनी हमारे पास फाजल है उसको भी एक्सपोर्ट करा दिया गया और फिर उसी चीनी को 200 रुपये किलो जो है वो इंपोर्ट करने का अब जो है वो ऑर्डर पास कर दिया गया है। तो ये बैठे बिठाए अरबहा रुपए के जो ये फ़ायदा हासिल किया गया है हमारी चीनी की शुगर इंडस्ट्री ने, वो इसकी मिसाल है। और ये जो चीनी की जो स्मगलिंग है ये सारी की सारी इसी बॉर्डर से होती है जहाँ पर जनाब आसिफ गफूर साहब जिसको सुपरवाइज कर रहे हैं। लिहाजा ये उनके लिए एक बहुत बड़ा और मुश्किल टास्क है और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंफॉर्मेशन यानी किस किस जगह पर कौन कौन सी कार्रवाई हो रही है उस इंफॉर्मेशन को रोका जाए, उस इंफॉर्मेशन की लीकेज को रोका जाए ताकि जिस वक्त इन स्मगलिंग नेटवर्क पर हाथ डले तो जनाब इन लोगों को भागने का मौका ना मिले। क्योंकि अमूमी तौर पर ऐसे होता है कि इंफॉर्मेशन पहले लीक हो जाती है और जिस वक्त ये लोग छापे छुपे मारते हैं तो खाली टीन डब्बी हाथ में आते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। लिहाजा आसिफ गफूर साहब इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात में हैं। दूसरी जानिब इन्हीं मुलाकातों की जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से हुई थी इसका फॉलोअप उन्होंने लेने का फ़ैसला किया था और उसी मीटिंग के अंदर ये बात कही गई थी कि जनाब ये जो आप लोग जो हैं 1 पेजर दें जो जो आपकी तजावीज़ हैं मईशत की बेहतरी के लिए। और बताया ये जा रहा है कि वो जो 1 पेजर्स थे वो मिल चुके हैं कोर कमांडर कराची को और कोर कमांडर कराची ने उसकी जो तफसीलात हैं
वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को GHQ में भिजवा दी हैं और इसका जो है फॉलोअप मीटिंग वो आज कराची में होगी और उस मीटिंग को जो है वो सुपरवाइज़ किया जाएगा जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से और उनकी दी गई डायरेक्शंस के मुताबिक इस सारे प्रोसेस को आगे लेकर चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि इकॉनमी इस वक्त प्राइम टारगेट है और ज़रूरी है, मेरा ये ख्याल है कि जिससे मैंने आपसे कहा कि आर्मी चीफ को ख़ुद मुतहर्रक होना पड़ा, मैदान में उतरना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि निगरान सेटअप के आते ही बिजली की बिल आने और पेट्रोल की कीमतों में 2 मरतबा होने वाले इजाफों ने लोगों को बुखला के रख दिया था और जो निगरान सेटअप है उसकी बोंगियों ने इस सारी सिचुएशन को ज़रा ख़राब कर दिया, क्योंकि पहले बिजली के बिलों के ऊपर ये तासुर दिया गया कि जनाब IMF के साथ बात करेंगे, रिपोर्ट तलब कर ली है, रिलीफ दे देंगे। बाद में गुब्बारे में से हवा निकल गई, IMF ने कह दिया कि जनाब आपके साथ जो डील है इसके मुताबिक आप किसी को कोई रिलीफ नहीं दे सकते। पेट्रोल की कीमतों में 2 दफ़ा इजाफा हुआ और अब भी आर्मी चीफ की इस मुलाकात के बाद ये बात बार बार की जा रही है कि देखें डॉलर नीचे आ गया है। डॉलर को जो पहले 338 रुपये का था आज वो 325 रुपये में आ गया है, 320 रुपये में आ गया है। कोई मार्केट में ख़रीदने वाला नहीं है। बात ये नहीं है, लोगों के नज़दीक इस बात की वैल्यू ये है कि अगले 15 दिन के बाद जब पेट्रोल की कीमतों का असर नौ तयन किया जाएगा, क्या उसमें इजाफा किया जाएगा? क्योंकि अगर अब अगली 2-3 मरतबा इसमें कमी नहीं होगी, अगर इसी जगह पर रोक भी दिया जाए तो शायद लोगों को कुछ सुकून का सांस मिले। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ये तासुर देना कि जनाब डॉलर रुक गया है या डॉलर मार्केट में वापस हो गया है, इसका शायद इतना असर नहीं पड़ेगा। लोग अब देखना चाहते, कहते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। अल्फाज से ज़्यादा अमल की अहमियत है और अमल इस वक्त लोग देखना चाहते हैं कि ये जो हाथ डालना जा रहा है पॉलिटिकल करप्शन पर, इसको कैसे रोका जाएगा। जो स्मगलिंग रोकने के लिए जनरल आसिफ गफूर साहब को टास्क दिया गया वो इस पर कैसे अमल करते हैं और अगर इस पर अमल दरामद नहीं कर पाते तो फिर उनके साथ क्या मामला होगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको लोग देखना चाहते हैं। लोग देखना चाहते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये इन्वेस्टमेंट का जो ख्वाब है ये कब तक पाए तकमील को पहुंचेगा और कब तक उनकी मुश्किलात को हल होगा। ये एक टोटल टाइम फ्रेम है और अगर इस टाइम फ्रेम को शेयर कर दिया जाए इन टाइमलाइंस के साथ तो शायद लोग मज़ीद कुछ अर्सा कुर्बानी देने पर आमादा भी हो जाए। अदरवाइज़ ये सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी ख़राब ही होगी और इसको दुरुस्त करना यकीनी तौर पर अब पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि अब ये जो ज़िम्मेदारी है ये शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने खुद अपने पास रख ली है। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।